बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन क्लासेस। डियर यूनिकियन, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वफ़ियत से हैं और अपनी अपनी स्टडीज़ को घर बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। हमारा जो एंटी टेस्ट सीरीज़ है उसके अंदर हम लेक्चर नंबर 23 में हम डिस्कस करेंगे आपकी प्रोग्रामिंग का चैप्टर नंबर 14। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ प्रोग्रामिंग। नॉर्मली हमारे जो बोर्ड के लेक्चर्स हैं उसके अंदर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इग्नोर होता है, लोग इसको प्रेफर नहीं करते, बट एंटी टेस्ट प्रोस्पेक्टिव्स इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। एंटी टेस्ट में वो आ जाती हैं, उसमें से कैसे कैसे MCQs आ सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ ज़रूरी है वो सारी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। प्लस ये चैप्टर जो है वो आपकी प्रोग्रामिंग फील्ड्स के अंदर इन योर फ्यूचर लाइफ दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप लोग इसीलिए भी ये जो टर्म्स मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा उनको देख लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट जो है वो प्रॉब्लम ना हो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 14 जो है वो है फाइल हैंडलिंग इन सी। चैप्टर नेम इज़ फाइल हैंडलिंग इन सी। ठीक है, दिस वन इज़ फाइल हैंडलिंग इन सी, मतलब सी लैंग्वेज। ठीक है, फाइल हैंडलिंग मीन एनी सॉर्ट ऑफ फाइल। पहले तो आप इसका मतलब समझिए कि ये है क्या। ये एनी सॉर्ट ऑफ फाइल जिसको आप लोग यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, वो किसी इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस पे हो सकती है, किसी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस पे हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये जनाब हार्ड डिस्क पे भी है, किसी भी स्टोरेज डिवाइसेस से आप जिस मतलब जो एक्सेसिबल है इन कंप्यूटर वो आपके पास एक फ़ाइल कहलाती है और उस फाइल की आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं, उस फाइल को आप हैंडल कर सकते हैं। दैट्स वाई इसको हम कहते हैं फाइल हैंडलिंग इन सी। ओके, अब फाइल से रेलिवेंट है वो फाइल इवन आपका सोर्स कोड भी हो सकती है। ठीक है, जो सोर्स कोड आप लिखते हैं प्रोग्राम के अंदर वो भी आपकी एक प्रॉपर फाइल हो सकती है। ओके, तो फाइल हैंडलिंग में द वेरी फर्स्ट थिंग जिसकी हम डिस्कशन करेंगे बच्चों वो है स्ट्रीम। ठीक है, वो क्या है? स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या होती है जी, इसकी डेफिनेशन समझिए पहले। स्ट्रीम जो है ना वो इंटरफेस है एक फ़ाइल के साथ लिंक्ड होने का। ठीक है, इंटरफेस मतलब आप किसी फ़ाइल को एक्सेस करते हैं, किसी फ़ाइल को ओपन करते हैं, तो उस इंटरफेस को, उस प्रोसेसिंग को जिसके थ्रू आप फाइल के साथ लिंक हो जाते हैं, इस कॉल्ड स्ट्रीम। अ स्ट्रीम इज़ अ लॉजिकल इंटरफेस टू अ फाइल। अच्छा, और आप स्ट्रीम जो है, स्ट्रीम इसमें आप फाइल के साथ, स्ट्रीम इज़ एसोसिएट विद द फाइल बाय यूजिंग ओपन फंक्शंस। ठीक है, आप फाइल के साथ प्रोसेसिंग करना चाहते हैं तो यू हैव टू ओपन द फाइल। तो जब आप फाइल ओपन करते हैं इसका मतलब आप जो है वो फाइल के साथ एसोसिएट हो गए। अच्छा, उसके बाद आपने अपनी प्रोसेसिंग की, उसमें कोई रीडिंग, राइटिंग, अपेंडिंग और डाटा एंटरिंग एनीथिंग आपने उसके अंदर परफॉर्म की, और उसके बाद जब आप आउट होते हैं तो आप डी एसोसिएट हो जाते हैं बाय क्लोजिंग। अब एंट्री टेस्ट में ये MCQs कैसे आता है? एग्जैक्टली ऐसे ही आता है। ठीक है, एसोसिएशंस को एसोसिएशन फंक्शनैलिटी एक्चुअली परफॉर्म्ड बाय एफ ओपन या ओपन फंक्शंस। ठीक है, या ओपन मोड या ओपन ऑपरेशन। 4 काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस हैं आपकी फ़ाइल के ऊपर जो परफॉर्म हो सकते हैं, फ्यूचर में डिस्कस करते हैं इसको। तो आप जब एसोसिएट होते हैं तो आप बाय यूजिंग ओपन फंक्शन होते हैं, और जैसे ही आप डी एसोसिएट होते हैं या आप वहाँ से आउट होते हैं तो आप क्लोज फंक्शंस के ज़रिए से क्लोज ऑपरेशन के थ्रू आप फाइल से डिसएसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक MCQ जिसको समझिएगा। उसके बाद जो स्ट्रीम है बच्चों, उसकी हमारे पास 2 टाइप्स हैं। कितनी हैं? 2 टाइप्स। एक होती है टेक्स्ट स्ट्रीम। ठीक है, ये आपके पास आ गई, और एक होती है जी बाइनरी स्ट्रीम। ठीक है, तो ये 2 तरह की स्ट्रीम्स हैं जो कि 2 डिफरेंट फाइल्स के साथ भी प्रोसेस होती हैं। टेक्स्ट स्ट्रीम जो होती है ये सीक्वेंस ऑफ करैक्टर होती है। इसके ज़रा पॉइंट समझते जाइए। ये क्या है? सीक्वेंस ऑफ करैक्टर होती है। ठीक है, मतलब 1 2 A B C D E, तो ये सीक्वेंस ऑफ करैक्टर होगी। और ये जो होती है बच्चों, ये सीक्वेंस ऑफ बाइट होती है। क्या होती है? सीक्वेंस ऑफ बाइट्स होती है। ठीक है, बिट बिट 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1, तो ये 8 बिट जो यानी कि 1 बाइट आप लोगों के पास होता है। ठीक है, ये इस तरह परफॉर्म होती है। ओके, तो कहता है जी टेक्स्ट स्ट्रीम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ करैक्टर एग्जैक्टली अ सर्टेन करैक्टर्स ट्रांसलेशन में अकर इन द टेक्स्ट। अच्छा, इसके अंदर ट्रांसलेशन अकर होती है। ठीक है, इसके अंदर ट्रांसलेशन, और इसके अंदर ट्रांसलेशन डज नॉट, डिड नॉट, डज नॉट, जो भी लिख दें, ऑकर। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी। ये 2 पॉइंट्स हैं इसके अंदर। ओके,
अच्छा, इसमें क्या होता है, न्यू लाइन में भी कन्वर्ट टू द कैरेज रिटर्न या न्यू लाइन फीड पेयर्स, ठीक है। इसके अंदर न्यू लाइन फीड पेयर्स ज़रूरी होती है, क्योंकि आपको पता है टेक्स्ट फाइल के एंड पे वो स्लैश एन, ठीक है, ये वाला जो मार्कर हम लगाते हैं इसीलिए तो लाते हैं। न्यू लाइन या कैरेज रिटर्न्स, ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होता है, इसके अंदर ऐसा नहीं होता, नॉट न्यू लाइन, ठीक है। इसमें क्योंकि होता ही फॉर्मेट ही सारा का सारा बाइनरी में होता है, इसलिए लाइंस का कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, तो ये तो आप लोगों के पास दोनों का डिफरेंस था। अच्छा, उसको बाइनरी स्ट्रीम्स को देखिए, द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ट्रांसलेशन नॉट ऑकर्स इन बाइनरी स्ट्रीम। ओके, ऑलरेडी आई मेंशन देयर इट एग्जिस्ट ऑन 1-to-1 करस्पॉन्डेंट टू द एक्सटर्नल डिवाइसेस। इसके बारे में बात हो रही है। ये जनाब नंबर 3, ये 1-to-1 जो है वो करस्पॉन्डेंस इसके ऊपर होती है। और चौथा पॉइंट, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस जो होती है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, उसके ऊपर डेटा आप ले दे सकते होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो फ़र्क, जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे एक और याद रखनी वो ये कि नंबर ऑफ़ बाइट्स जिस तरह आप लोग रीड करते हैं वो हमेशा वैसे ही होने चाहिए जैसे वो आपके सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर सेव हैं। अगर उसमें चेंजिंग होती है तो वो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, वो एक्सेसिबल नहीं है। ये आपके पास है टेक्स्ट स्ट्रीम और बाइनरी स्ट्रीम। मैं इन दोनों को कंपेयर भी करता हूँ जल्दी से, ठीक है, आप ज़रा नोट कीजिएगा। मैंने इनके कंपैरिजन को भी मेंशन किया ताकि आप लोग एक्चुअल पता चल सके। उसमें से कुछ पॉइंट ये भी हैं, मसलन टेक्स्ट स्ट्रीम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ओके, बट बाइनरी स्ट्रीम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। एक आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हुआ। उसके बाद अ सर्टेन कैरेक्टर ट्रांसलेशन में अकर इन टेक्स्ट स्ट्रीम, ठीक है, सर्टेन ट्रांसलेशन में अकर इन टेक्स्ट स्ट्रीम बट नॉट इन बाइनरी स्ट्रीम्स। दूसरा डिफरेंस क्लियर हो गया। टेक्स्ट स्ट्रीम डज नॉट हैव 1-to-1 रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल डिवाइस बट बाइनरी स्ट्रीम्स, मतलब जो टेक्स्ट स्ट्रीम है वो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस से 1-to-1 रिलेशन नहीं रखती एक्सटर्नल डिवाइस, बट बाइनरी स्ट्रीम के अंदर ये 1-to-1 रिलेशनशिप होता है। अच्छा, उसके बाद रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल, टेक्स्ट स्ट्रीम इज़ मोर एफिशिएंट देन बाइनरी स्ट्रीम। अब एफिशिएंसी की बात की जाए तो टेक्स्ट स्ट्रीम जो होती है वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है एज़ कम्पेयर टू बाइनरी स्ट्रीम्स। ये यहाँ तक स्टोरी क्लियर होगी। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जी फ़ाइल क्या है असल में, जिसकी हैंडलिंग आप पढ़ रही है क्या। ये आपको पता है ये कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स भी है, कॉम्बिनेशंस ऑफ बाइनरी डिजिट्स भी है, कॉम्बिनेशंस ऑफ डिजिट्स भी, एनीथिंग कैन बी, ठीक है। तो फाइल जो हैं हम उसको एक्सेसिबिलिटी की वजह से हम फाइल्स को 2 डिफरेंट मेथड्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होता है जी डायरेक्ट मेथड, जिसको आप रैंडम मेथड भी कहते हैं, ठीक है जी, रैंडम मेथड डायरेक्ट, और एक होता है सीक्वेंस, ठीक है। इसमें एमसीक्यूज आता है, ये आपने देखना है, ये आपके लिए आप समझ लेंगे कि एमसीक्यू सीक्वेंस जो है ना वो इनमें से कोई पर्टिकुलर फाइल होती है, पता नहीं वो टेक्स्ट होती है कि बाइनरी होती है, ये आपने खुद से सर्च करना है। और इसी तरह ये जो रैंडम है इसका भी लिंक होता है कि ये रैंडम एक पर्टिकुलर फाइल होती है, या बाइनरी होती है या मेरे ख्याल में टेक्स्ट होती है। ये 2 एमसीक्यूज हैं, इसको आपने देखना है। हो सकता है ये एंटी टेस्ट में आए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। हो सकता है जब मैं टेस्ट लूँगा तो उसके अंदर भी मैं आप लोगों के साथ इसको डिस्कस करूँगा। तो ये आपके पास आ गई रैंडम फाइल, ये आप लोगों के पास सीक्वेंस फाइल्स आ गई। अब जब हम इनको एक्सेस करते हैं तो एक्सेस मेथड जो है बच्चों वो आपको पता है ही 2 फाइल्स के लिए। जब आप वन आफ्टर एन अदर, मतलब आप लोगों के पास जो रिकॉर्ड है या जो डेटा है, तो आपको उस डेटा को एक्सेस करने के लिए यू हैव टू पास थ्रू द डेटा, यू हैव टू पास थ्रू द रिकॉर्ड्स। आपने रिकॉर्ड नंबर 6 पे जाना है, सो यू हैव टू पास थ्रू द 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड देन आप नंबर 6 को प्रोसीड कर सकते हैं। तो as its working shows that, as its working describe that it is straightforward, is a sequence files, ठीक है, जिसके अंदर जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक सीक्वेंस के साथ सारा का सारा काम होगा। अच्छा, उसके बाद हम जब आते हैं बाइनरी स्ट्रीम्स के ऊपर, तो बाइनरी की अगर आप गौर करें, या सॉरी मैं बाइनरीज को नहीं करूँगा, मैं इसको कहूँगा रैंडम। तो रैंडम एक्सेस मेथड्स के ऊपर आप आएँ, वैसे वो आपका आंसर इसमें आपको मिल गया। अच्छा, रैंडम के ऊपर आप आएँ या डायरेक्ट फाइल्स के आप ऊपर आएँ, तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको किसी सीक्वेंस, किसी पास थ्रू की ज़रूरत नहीं करती। ये स्ट्रेट या डायरेक्ट मेथड होता है जिसके थ्रू आप अपनी फ़ाइल को एक्सेस कर सकते होते हैं, ठीक है। तो दीज आर द फाइल्स को हम प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स में 2 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, या 2 डिफरेंट टाइप्स में, सीक्वेंस एंड रैंडम, ओके। अच्छा जी, यहाँ पे एक्सेस मेथड्स के बारे में भी लिखा हुआ है जी। Random access method used to access data item directly without accessing preceding data.
It not does not read write data in sequence. It is very fast access method compared to sequential access method. आगे बात वही, ये आपके पास सीक्वेंस, तो इसको एक्सेस करने का जो मेथड है वो है सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड, ठीक है। और बेटा आप सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड के बारे में कुछ पॉइंट लिख लें। पहला पॉइंट स्लोअर है, ठीक है। दूसरा आपको गो थ्रू करना पड़ेगा सारे के सारे डेटा से, ठीक है। और तीसरा इसके बारे में लिख लें, आप इसको ये भी कह लें कि दिस इज़ नॉट मोर इफ़िशेंट, ठीक है। और चौथा, इसको सीक्वेंशली आप इसमें डेटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये इसके पॉइंट्स। इसकी बात कर लेते हैं रैंडम। तो इसका जो एक्सेस मेथड आएगा उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेथड। क्या कहेंगे, रैंडम एक्सेस मेथड्स, ठीक है। ये क्या मेथड है, इसका पॉइंट नोट कर लें। पहला पॉइंट, इसके पॉइंट के अंदर मैं यहाँ मेंशन कर दूँ ताकि आपको नज़र आए। पहला पॉइंट इसके अंदर ये है कि इसको आप रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये फास्टर है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये इफ़िशेंट भी, ये नॉट इफ़िशेंट है, ठीक है। नॉट का वर्ड इसके साथ लिख लें, ये इफ़िशेंट है। इफ़िशेंटली इसकी जो एफिशिएंसी टू परफॉर्म द वर्क इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि आपको आप जो है नो नीड टू गो थ्रू, ठीक है। आपको पूरे के पूरे डेटा से गो थ्रू फ्रॉम ऑल डेटा या कंप्लीट डेटा, कुछ भी लिख लें, ठीक है। तो ये दीज आर द पॉइंट्स विच वी यूज़ इन द एक्सेस मेथड्स। यही पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यूज़ में आएंगे, यही पॉइंट्स हैं जो एंट्री टेस्ट में हिट होते हैं। बच्चों को ये बातें डिफरेंसेस पता नहीं होते। मैंने आप लोग पहले बताया था, एंट्री टेस्ट इज़ लिटिल बिट डिफरेंट गेम, ठीक है। इसमें आपको हो सकता है बड़े बड़े कोड तो नहीं लिखने आएंगे, आपको ये हो सकता है कि उन कोड्स के लॉजिक आपसे पूछे जा सकें। हो सकता है आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकी ये ना पूछी जाए कि कितनी टाइप्स हैं, लेकिन इनसे ये पूछा जाए जी बताइए करैक्टर सीक्वेंस किस में यूज़ होती है, और बाइनरी या डिजिट्स जो या बाइट्स जो है वो किसके अंदर यूज़ होती है, ठीक है। इनमें से फास्टर कौन है, इनमें से स्लोअर कौन है, इसमें जो ट्रांसलेशन है वो किस में रिक्वायर्ड है, किस में रिक्वायर्ड नहीं है। तो एंट्री टेस्ट में आपको पढ़ाने का मतलब ये होता है कि ये सारे पॉइंट आपके सामने रखे जाएं और ताकि आप इनको एक नज़र देखें, लर्न करें। चीज़ें वही होती हैं, बस लेफ़्ट राइट आपने देखने हैं तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगी, कोई इशू नहीं। अच्छा, ये तो खैर आप लोगों के पास एक्सेस मेथड हो गए। अब मैं अगर बोर्ड अरेज कर लूँ और आपको फिर मैं बता दूँ कि जनाब आपके पास जो ऑपरेशंस हैं फाइल्स के ऊपर वो कितने हो सकते हैं, तो वो लिख लिया। आप ज़रा हेडिंग दीजिए तब तक, ऑपरेशंस ऑन फाइल्स। फ़ाइल कोई भी हो सकती है, वो टेक्स्ट फाइल, वो सीक्वेंशियल फ़ाइल, वो बाइनरी फ़ाइल, वो रैंडम फ़ाइल। और हम इसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस जो होते हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो बच्चों ये लिखो कि ऑपरेशंस होते क्या हैं। तो ऑपरेशंस की मैं अगर आपको डेफिनेशन लिखवा दूं, अगर आप लिखना चाहें तो ऑपरेशंस एक्चुअली वो टास्क होता है, ठीक है। ऑपरेशंस ऑन फाइल, हेडिंग क्या होगी जी, ऑपरेशंस ऑन फाइल। ये वो टास्क होते हैं which task which we performed on file, या इसको आप और अच्छा करना चाहें तो आप लिख सकते हैं विद इन फाइल। ये आपकी मर्जी है, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये ऑपरेशन कौन कौन से, सबसे पहला ऑपरेशन बच्चों नोट कीजिए, आप किसी भी फाइल को, चाहे वो जिस मर्जी टाइप की हो, ठीक है, किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, किसी भी फाइल में रीडिंग कर सकते हैं। ओपन आ फाइल, ये कंप्लीट ऑपरेशन कहलाएगा, रीडिंग आ फाइल। उसके बाद तीसरा राइटिंग अ फाइल। उसके बाद चौथा क्लोजिंग अ फाइल। दीज आर द ऑपरेशंस एक्चुअली जो हम परफॉर्म करते हैं फाइल्स के ऊपर। स्टोरी क्लियर हुई है आप लोगों को, ठीक है। अब इन ऑपरेशंस को वन बाय वन पढ़ेंगे आप लोग। याद रखो एंट्री टेस्ट में इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे। ये 4 ऑपरेशन है। ओपन फाइल्स आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, किसी भी स्ट्रीम या फाइल के साथ एसोसिएट होने के लिए आप लोग, तो आप इसको देख सकते हैं, ये एसोसिएशन की बात हो रही है। अच्छा, ये जो दोनों हैं ये जर्नल ऑपरेशंस होते हैं विच वी परफॉर्म विद द फाइल्स, और ये बेटा जो होता है इसको हम डिसएसोसिएट कहते हैं।
ठीक है, डिसएसोसिएट विद फाइल और ये डिसएसोसिएट फ्रॉम फाइल। पॉइंट क्लियर हो गए, इस तरह नोट कर लीजिए। अच्छा, उसके बाद इसके ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए आपने ये देखना है कि इसका जनरल सिंटैक्स क्या है। जनरल सिंटैक्स में आप लोगों को सारे के सारे पढ़ा देता हूँ। फाइल के जो प्रोटोटाइप्स हैं जिनके थ्रू आपने लिंक्ड होने हैं वो आप लोगों के पास चारों हैं। तो पहले तो मैं आपको उसका वो ऑपरेशन पढ़ा दूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को वो मैं चारों मेथड्स भी पढ़ा दूँ। बेटा याद रखो, फाइल को ओपन करना है तो उसका प्रोसीजर क्या है। आप सबसे पहले लिखेंगे ओपन जो करना है, लेकिन इसके शुरू में बेटा आप F लगा देंगे, मतलब फाइल ओपन। उसके बाद यहाँ आपने देना है जी एड्रेस, जिसको आप लोग इन अदर वर्ड डायरेक्टरी भी कहते हैं, ये एड्रेस कॉमा। उसके बाद जो आप लोगों इस एड्रेस के अंदर ही ना आपके साथ ये मैं कॉमा लगा के डिफरेंट कर रहा हूँ, ये आप लोगों के पास आता है फाइल नेम, जो भी फाइल होती है, फिर फाइल की एक्सटेंशन, ठीक है, ये डबल कोटेशन अब लगेगी डबल कोटेशन। ये 2 पोर्शन हैं, 1 पोर्शन ड्राइव के ऊपर एड्रेस, दूसरा जो है फाइल का नेम, तीसरा जो बच्चा होता है वो होता है मोड ऑफ फाइल, किस मोड में आप फाइल ओपन कर रहे हैं, और ये क्लोज होगी, तो इसको हम कहते हैं ये मोड, ठीक है जो मोड। अब ये क्या है, आप किसी फाइल्स को रीडिंग के लिए ओपन कर रहे हैं, मतलब फाइल तो आप ओपन कर रहे हैं, किसी फाइल्स को राइटिंग के लिए ओपन कर रहे हैं, कोई अपेंड जो है वो प्रोसीजर करेगी, न्यू रिकॉर्ड जो है वो एंड ऑफ द फाइल एंटर करेगी। तो दीज आर जो एक्चुअली मोड्स जो आप लोगों ने यहाँ मेंशन करना होता है। अब फर्स्ट करें एक फ़ाइल है, मैं आप लोगों के सामने एक फ़ाइल लिखता हूँ, वो फाइल है जी यूनिक स्टूडेंट्स, ठीक है, .txt, ये एक पूरी फाइल है। और लेट्स सपोज ये फाइल कहाँ पड़ी है, ये सी ड्राइव में स्टूडेंट std स्टूडेंट डेटा में, स्टूडेंट डेटा के फोल्डर में ये फाइल पड़ी है। तो जब आप इसको F ओपन के साथ ऑपरेट करेंगे, अब आप F ओपन ऑपरेशन जो है वो मतलब यू वांट टू एसोसिएट विद द फाइल, तो आप इस प्रोसीजर को परफॉर्म कैसे करेंगे, ये पॉइंट आपने नोट कर लिए। आप F ओपन लिखेंगे, एड्रेस यानी कि डायरेक्टरी ऑफ द फाइल लिखेंगे, फाइल का नेम लिखेंगे, एंड देन आपको फाइल का जो होता है वो मोड बताना होता है कि ये फाइल किस काम के लिए आप लोग ओपन कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग, लेट्स सपोज। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको इसी फाइल को ओपन करके दिखाता हूँ। उसके लिए क्या करना है बच्चों, आपको आपने लिखना है जी F ओपन, फाइल ओपन, ये डायरेक्टरी है बेटा, डायरेक्टरी कहाँ स्टार्ट हो रही है, सी, ये डायरेक्टरी है, ये तो फाइल थी, ये डायरेक्टरी है। तो डायरेक्टरी क्या है जी, आपने सबसे पहले डबल कोटेशन यहाँ आपने लिखना है सी ड्राइव, इसके बाद ड्राइव्स के बाद हमेशा कॉलन्स आते हैं, याद रखिएगा, 2 डॉट आते हैं इस तरह, सेमी कॉलन्स नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉलन। उसके बाद ये 2 स्लैशेस भी आती हैं, ये इंडिकेट करती हैं कि अब आप एक ड्राइव की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, उसके अंदर फोल्डर क्या है, std डेटा, स्टूडेंट डेटा, फिर स्लैश, इसका मतलब है कि ये एक ड्राइव है सी, उसके अंदर ये एक फोल्डर है, उसके अंदर ये एक फ़ाइल है। तो आप ये वाली फ़ाइल जो है इसको मेंशन करेंगे यहाँ पे, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही वो है जी यूनिक स्टूडेंट .txt, ये आपकी फाइल एक्सटेंशन, ये आप क्लोज कर दी, जो यहाँ स्टार्ट की वो यहाँ क्लोज कर दी, कॉमा। अब आपने मोड बताना है। फर्स्ट करो, ये फाइल मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ऑलरेडी ये फाइल मेरे पास ड्राइव पे मौजूद है, सी ड्राइव में, तो मैंने इसको ओपन करना है फॉर रीडिंग प्रोसीजर्स। मैंने इसकी कोई रीडिंग करनी है, इसमें से कंटेंट हमने रीड करना है, कोई पैराग्राफ उठाना है, तो वो आपको यहाँ पे इसका मोड बताना पड़ेगा। और रीडिंग का जो मोड होता है बच्चों, वो आपको पता है आर मोड होता है। तो ये लगा के इसके एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स भी आते हैं, ठीक है, ये भी MCQs है, इसको देख लीजिएगा। जितने भी ऑपरेशंस होते हैं फाइल्स के, उनके सब के जो ब्रैकेट क्लोज होती है उसके एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स हम मेंशन करते हैं, ताकि उससे पता चल सके कि जनाब ये क्या हो रहा है। तो आपको ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, इसमें कोई इशू तो नहीं है। इसी तरह जब आप, अब ये बेटा जो मोड है ये मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ, ये कितने हैं। एक आप लोगों के पास रीडिंग के लिए मोड है, R है, एक राइटिंग के लिए और एक अपेंड है। इस तरह एक R+ है, एक W+ है। ये आपकी बुक पे एक पूरा टेबल बना हुआ है, नहीं तो एंट्री टेस्ट की बुक में भी पूरा टेबल मौजूद है, ठीक है। एंट्री टेस्ट में मैंने इसको ज़्यादा डिस्क्राइब किया है, इनकी हेडिंग्स बना के सारी की सारी चीज़ें लिखी हैं ताकि आप ये मेंशन कहाँ होता है, ये हम तीसरा पोर्शन होता है किसी भी फाइल को एक्सेस करने के अंदर।
ठीक है, और यहाँ पे आपने इसको स्पेसिफाई करना होता है। ओके, अब मैं लेट्स सपोज आपको बता दूं आर जो है ये ओपन करता है एक फाइल को रीडिंग के लिए, मैं इस आर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद डब्ल्यू पैरामीटर टू ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग, आर रीडिंग के लिए, डब्ल्यू राइटिंग के लिए। ओके, बाकी प्रोसीजर सारा सेम है, आपने जस्ट मोड की जगह पे मेंशन करना है। अच्छा, उसके बाद ए आ गया, पैरामीटर ओपन अ फाइल फॉर अपेंडिंग डेटा, यानी कि न्यू जो भी फाइल एग्जिस्ट करती है उसके एंड पे नया डेटा एंटर करने के लिए आप ए लगाते हैं। अच्छा, उसके बाद सर ये जो W प्लस है आपने लिखा है और R प्लस ये क्या है, ये पैरामीटर ओपन अ फाइल फॉर ओवर राइटिंग। ठीक है, मतलब आप लोग ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट करती है उसमें जो कंटेंट है उसको ओवर राइट करने के लिए, ठीक है, आप लोग इसको यूज़ करते हैं। और एक इसी तरह R प्लस भी होता है, वो भी देख लें। R प्लस जो है ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, ये R प्लस मोड जब आप कर लेंगे तो इसका मतलब ये होता है जो फाइल आप ओपन कर रहे हैं उसमें आप रीडिंग भी कर सकते हैं प्लस राइटिंग भी कर सकते हैं। और A प्लस भी होता है, रीडिंग एंड राइटिंग एट अपेंड एट द एंड ऑफ द फाइल यू कैन ऐड और न्यू डेटा एंड यू कैन रिमूव द न्यू डेटा और एग्जिस्टिंग डेटा फ्रॉम। जो आप ऐड और रिमूव ये दोनों प्रोसीजर कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द फाइल। ठीक है, तो आप इसके अंदर एक चौथा पैरामीटर भी लिख लीजिए, वो क्या है जी, वो है A प्लस। तो ये 6 पैरामीटर्स भी इनको कहते हैं, 6 मोड्स ऑफ फाइल्स भी कहते हैं, विच यू हैव टू स्पेसिफाई ओवर हेयर। ठीक है, तो ये इसके मुताबिक फिर आप जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद जी आप लोगों के पास आ गया फाइल क्लोज मेथड्स, ये ओपन है। रीडिंग अ फाइल ऑलरेडी इसके अंदर डिस्कस हो गया, मतलब ये कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑपरेशन नहीं है, मैंने इसीलिए इनको जनरल ऑपरेशंस का नाम दिया है कि ये वो काम है जो हम किसी फाइल के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। असल प्रोसीजर वो है कि एक आप फाइल ओपन कर रहे हैं और उसमें कोई रीडिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, वो तो इसने डिसाइड कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, ये जो आप लोगों के पास मोड है यही क्लियर कर देंगे कि आप इनमें से कौन सा जनरल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद फिर आप आएंगे फाइल क्लोज के ऊपर, तो क्लोज इज ऑल्सो प्रोसीजर्स। ठीक है, ये फेज़ ये देख लें जी, कहते हैं एन ओपन फाइल इज क्लोज बाय यूजिंग एफ क्लोज फंक्शंस। जो फाइल आपने एफ ओपन से स्टार्ट की बच्चों, इसी को आप एफ क्लोज के साथ क्लोज कर देंगे। पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा, सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। ओके, उसके बाद जी आप इसमें करते क्या है, एफ द सिंटैक्स ऑफ दिस फंक्शन इज एफ क्लोज फाइल पॉइंटर वेयर फाइल पॉइंटर इज द पॉइंटर दैट रेफर द फाइल्स टू बी क्लोज। ठीक है, फाइल पॉइंटर बेसिकली वो लोकेशंस होती हैं, पॉइंटर्स वो लोकेशंस होते हैं, जैसे सेम लाइक वेरिएबल्स। ठीक है, जो जिसका मतलब ये होता है कि आपकी जो फाइल है वो सक्सेसफुली क्लोज हो रही है। और इसमें एक MCQs भी आता है जी, ऑन सक्सेसफुल क्लोजिंग फाइल रिटर्न क्या करती है, तो ये भी MCQs आपने देखना। मैं रिपीट करता हूँ, ऑन सक्सेसफुल क्लोजिंग of what thing या which या what is a file actually return on successful closing। ये स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, कुछ भी आ सकता है। इस MCQs भी एक देखना, शायद 1 करती है या 0। ठीक है, हिंट है, आपने इसको देख लेना है जी, इसका मतलब क्या है। MCQs में आएगा, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को ये MCQs के अंदर भी दूँ। ओके, अच्छा, रीडिंग ए फाइल एफ पुट। अब अच्छा जो आप लोगों के पास फंक्शन है रीडिंग एंड राइटिंग, एफ पुट फंक्शन यूज टू राइट द करेक्टर्स, और एफ गेट जो होता है फंक्शन कैन रीड द टेक्स्ट फाइल्स 1 करेक्टर एट अ टाइम बाय यूजिंग एफ गेट्स। ठीक है, आप लोग ये भी देख लें, रीडिंग अगर करनी है तो क्योंकि रीडिंग गेट होता है, हम कुछ पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आप लिखते हैं एफ गेट। ये आप लोगों मैंने बताया था जब आपको मैं प्रिंट एफ्स के ना फंक्शंस पढ़ा रहा था उसके अंदर भी। ठीक है, गेट सी पुट सी याद है, तो वो असल में यहाँ यूज़ होते हैं फाइल हैंडलिंग के अंदर। तो एफ गेट जो है ये वो वाला फंक्शन है जो कि फ़ाइल को रीडिंग ऑपरेशन के लिए आप यूज़ करते हैं, और राइटिंग के लिए आप करते हैं जी एफ पुट। ठीक है, इसको एफ गेट सी भी कहते हैं, इसको एफ पुट सी भी कहते हैं। ये वो फंक्शन है जो कि फाइल में राइटिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। चलो, जनरल फंक्शंस के 2 पॉइंट्स भी क्लियर हो गए। ठीक है, तो टेक्स्ट फाइल के साथ आप गेट्स लगा सकते हैं, एफ पुट्स लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू आप कौन सी चीज़ इसमें यूज़ करते हैं। उसके बाद हम जब फाइल्स को स्टोर कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ इंडिकेशंस हैं, वो इंडिकेशंस भी मैं आपको समझा दूँ। मुझे बताइए, यहाँ तो कोई चीज़ कंफ्यूज तो नहीं कर रही है आपको? मैंने आपको क्या पढ़ाया, सिंपल ऑपरेशंस। ऑपरेशन में ओपन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है वो बता दिया, एड्रेस बता दिया, फाइल नेम, उसका मोड कितने हैं, 6 हैं, वो 6 के 6 बता दिए।
उसके बाद रीडिंग फाइल करनी है तो fget फंक्शन है जिससे आप फाइल से रीड कर सकते हैं। fput से आप फाइल में डाटा एंटर कर सकते हैं। क्लोजिंग ऑफ फाइल में आप fclose लिखेंगे, आपकी सेम प्रोसीजर सारा का सारा वो आएगा और उसके बाद एंटर करेंगे तो फाइल क्लोज हो जाएगी। और सक्सेसफुल क्लोजिंग वो इंडिकेट करती है कि आपको एक नंबर रिटर्न करती है, आई थिंक 1 है, तो वो भी आप लोगों ने देखना है वो 0 है या 1 है, ठीक है। तो ये MCQs में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और उसके बाद मैंने आपको बता दिया जी एसोसिएशन आप ओपन से होते हैं, डिसएसोसिएशन आप क्लोज से होते हैं। और क्या बताया जी, और आप लोगों को मैंने बता दिया जनाब आप लोगों के ये वाले फंक्शंस। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो एंट्री टेस्ट प्रोस्पेक्टिव्स है वो है जी इंडिकेशंस या इंडिकेटर्स ऑन फाइल्स। आप सारे बच्चे ज़रा हेडिंग देंगे जल्दी से, इंडिकेशन या इंडिकेटर्स ऑन अ फाइल। जो टेक्स्ट फाइल होती है ना उसकी कुछ इंडिकेशंस हैं जिनको ये ज़्यादातर ऑपरेशन टेक्स्ट फाइल के साथ ही प्रोसीड होते हैं। बाइनरी तो वैसे लॉजिकल से इंटरफेस है, स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ ही नहीं आता। तो टेक्स्ट फाइल के साथ जो ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर रहे होते हैं उसमें कुछ इंडिकेशंस हैं। मसलन मैं अगर आप लोगों के सामने लिखूं कि जनाब मैं लिख रहा हूँ वी लिव इन लाहौर, ठीक है। तो इसको हम अगर इस तरह डिवाइड कर लें, वी लिव इन लाहौर, लेट्स सपोज, तो इसमें जो इंडिकेशन है वो ये है कि ये जो वी वाला ये फील्ड है ये BOF है, विच इज़ कॉल्ड बिगनिंग ऑफ अ फाइल, ठीक है। ये क्या है, बिगनिंग ऑफ अ फाइल। उसके बाद अब न्यू लाइन पे आएंगे तो आपकी ये जो लाइन है इसके यहाँ पे आएगा /n, इसका मतलब है ये आपके जो पॉइंटर है जो पोजीशन उसको न्यू लाइन पे भेज रहा है। यहाँ पे आपने लिख दिया जी I am a बॉय, लेट्स सपोज, ठीक है। तो ये जो आप लोगों के पास है ये बिगिनिंग ऑफ अ फाइल है, तो यहाँ आपकी ये एंड हो गया तो ये डॉट आएगा, तो ये एक जगह छोड़ के ये आप लोगों की करंट पोजीशन है, इसको आप ऐसे कह लें, ये क्या है, करंट पोजीशन है, ठीक है, जहाँ पे आप डेटा आपका एंड हो रहा था। तो ये फाइल लेट्स सपोज यहाँ तक आती है, ठीक है। इससे आगे इसको आप कंसीडर ना करें, ये है लास्ट पॉइंट। तो लास्ट पॉइंट जो होता है वो EOF होता है जिसको आप एंड ऑफ फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, ये किसी भी टेक्स्ट या वो जो करैक्टर वाली जो फाइल है ना जिसको आप टेक्स्ट स्ट्रीम भी कहते हैं उसके अंदर ये चीज़ें आती। तो न्यू लाइन ये मूव करता है कर्सर को न्यू लाइन्स के ऊपर, आपको इसका ऑलरेडी पता है। और उसके बाद आप लोगों के पास आ गया जी एंड ऑफ फाइल। ये एंड ऑफ फाइल करैक्टर है यूज टू इंडिकेट द एंड ऑफ द टेक्स्ट फाइल, वो जो EOF आपने लिखा। और ये बस ये तीन चीज़ें इसमें से आपने लर्न की। जहाँ से फाइल स्टार्ट हो रही है उसको बिगनिंग ऑफ फाइल कहते हैं, जहाँ वो आपका टेक्स्ट एंड हो रहा है तो उसकी एक जगह छोड़ के वो आपकी करंट पोजीशन होती है, क्योंकि अब जब आप नया टेक्स्ट इसमें एंटर करेंगे वो यहाँ से शुरू होगा, एक स्पेस खाली होगी, तो जहाँ पे जाके वो फिर एंड होगा वो फिर करंट पोजीशन हो जाएगी। और मैक्सिमम आप इसमें यहाँ तक आ सकते हैं, तो ये आपकी एंड ऑफ फाइल है। ये 3 पॉइंट 3 पोजीशन 3 इंडिकेटर्स जो किसी फाइल के अंदर यूज़ होते हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिए। उसके बाद बच्चों आप हेडिंग देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग, वो है जी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है, MCQs में आता है तो मैं आपको पढ़ा दूँ जी, ठीक है जी। स्ट्रिंग की बात करते हैं तो स्ट्रिंग जो है वो कलेक्शन ऑफ करैक्टर है रिटन इन डबल रोटेशन ऑफ कॉल्ड स्ट्रिंग। Character variables used to store the string. The length of the string is given in the brackets or declaration statement such as character book 20, ठीक है। तो ये अच्छा, ये इसमें आप लोगों ने प्रिंट एफ या प्रिंट एफ फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा था, आउटपुट का फंक्शन जिसको हम कहते हैं। उसके अंदर आप लोगों ने देखा था ये डबल कोटेशन में आप लोग लिखते हो प्रिंट एफ, लिखते हो ना प्रिंट एफ, और उसके बाद डबल कोटेशन में आप लिखते हो दिस सम इज़ कुछ भी, सम इज इक्वल टू, तो ये डबल। असल में बच्चों ये जो है ना इसको हम एक स्ट्रिंग कहते हैं। अब जब ये इन कॉमास में आ जाती है तो इसको हम स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन जब हम इसको पॉइंटर्स की तरफ लेके जाते हैं या मेमोरी के अंदर इसका जिक्र करेंगे तो फिर हमें इसका साइज़ बताना पड़ता है। मसलन str20 लेट्स सपोज, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग है जिसका नाम str है और उसकी मैक्सिमम जो लेंथ है ये 20 करैक्टर है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग इस तरह आती है। तो स्ट्रिंग जो है वो कलेक्शंस ऑफ बेसिकली करैक्टर्स होती है। और जब इसको डबल कोटेशन में कर देते हैं कि स्ट्रिंग कांस्टेंट हो जाती है।
आप जब इसको मेमोरी के अंदर पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको इसका साइज़ बताना पड़ता है और इसका नेम बताना पड़ता है। जहाँ पे ये देख लें, ये इसका नेम है str, ये कुछ भी हो सकता है, एनी, वो जो आप लोगों ने पढ़े थे रूल्स फॉर नेमिंग ए वेरिएबल्स, ठीक है। ये मैं आपको आसान इसलिए करवाता हूँ कि कंप्यूटर की ना बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक्यूरेट हैं, बड़ी प्रोसेस और मैनेज्ड और ऑर्गेनाइज चीज़ें हैं। वो जो रूल्स वेरिएबल्स के बनाए हुए ना, असल में बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर वही रूल्स अप्लाई होते हैं, बस उसमें कोई प्लस माइनस होता है, कोई चीज़ें माइनस होती है क्लास, मोस्टली द रूल्स आर सेम, ठीक है। जो वेरिएबल्स की, क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट मेमोरी का है और मेमोरी डीलिंग ही उस तरह करती है जिस तरह वो रूल्स हैं। करैक्टर नहीं, नंबर नहीं लगा सकते, स्पेशल सिंबल्स नहीं लगा सकते एक्सेप्ट अंडरस्कोर, तो वो सारी चीज़ें आ गई। तो ये नेम है, ये बच्चों आप लोगों के पास साइज़ आ गया, साइज़ ऑफ स्ट्रिंग, इट कैन बी एनी, और इसकी डेटा टाइप भी होगी 4 करैक्टर, क्योंकि ये करैक्टर्स का कॉन्सेप्ट है, तो ये इसकी डेटा टाइप होगी। इसको आप लिख लें, इसमें से कुछ आ जाए, हो सकता है ये आपको इस तरह दे दे और कहे जिसमें से इंडिकेट करें डेटा टाइप क्या है, तो आपने वो बता देनी है। तो ये आप लोगों के पास आ गई स्ट्रिंग, ठीक है जी। उसके बाद आप लोगों के पास जो है वो फाइल पॉइंटर आ गया। कहता है जी फाइल पॉइंटर जो है वो पॉइंटर है दैट रेफर द फाइल टू द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इट इज़ अ वेरिएबल ऑफ टाइप फाइल दैट डिफाइन stdio। पॉइंटर जो है ना बच्चों, मैं आपको समझा दूँ, कंफ्यूज नहीं करना, ऑलरेडी बहुत कंफ्यूज। पॉइंटर बेसिकली वेरिएबल, लो मसला ख़त्म। एफ पी स्टैरिक पढ़ा है ना, तो ये असल में वो वेरिएबल्स होते हैं जो मेमोरी की लोकेशन को इंडिकेट करते हैं, लो। और ये डिफ़ाइन किस में होते हैं, ये stdio इस लाइब्रेरी के अंदर ये जो होते हैं ये डिफ़ाइंड होते हैं। ये पॉइंट नोट कर लें, इन्हीं में से MCQs इंशाल्लाह आएंगे और आप ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें से क्लियर है, आप बड़ी आसानी से ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर लेंगे। अच्छा, और इसके अंदर जो हम देख सकते हैं वो हम रीडिंग डेटा फ्रॉम द फाइल्स और राइटिंग डेटा फ्रॉम द फाइल्स, उसके कुछ पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको नोट करवाने हैं। और इसके बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा अरे, ठीक है, जो कि रियली वेरी डेटा स्ट्रक्चर्स, रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन प्रोग्रामिंग फील्ड्स, वो हम डिस्कस करेंगे, उसकी इनिशियलाइजेशंस और वो सारी चीज़ें, ठीक है जी। अच्छा जी, डेटा कैन बी रीड फ्रॉम टेक्स्ट फाइल 1 करैक्टर एट अ टाइम। नोट कीजिए, आप टेक्स्ट फाइल से जो जब डेटा रीड करते हैं तो आप 1 करैक्टर एट अ टाइम रीड कर सकते हैं बाय यूजिंग एफ गेट फंक्शंस। गेट कर रहे हैं, डेटा कैन बी रीड फ्रॉम द फाइल स्ट्रिंग बाय यूजिंग एफ गेट फंक्शन। एफ स्कैन एफ फंक्शन इज यूज टू रीड फॉर्मेटेड डेटा फ्रॉम अ फाइल्स, ठीक है। एक एफ गेट है और एक एफ स्कैन एफ फंक्शन भी है, जैसे एफ प्रिंट एफ फंक्शन भी है। लेकिन ये क्या होता है, ये फॉर्मेटेड, ये जो एफ़ लगता है पहला एफ़ फाइल के लिए, दूसरा एफ़ स्कैन एफ़, दूसरा जो एफ़ है वो फॉर्मेटेड डेटा के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, डेटा कैन बी रिटन ऑन द फाइल 1 करैक्टर एट टाइम यूजिंग एफ पुट फंक्शन एज स्ट्रिंग यूजिंग एफ पुट एफ फंक्शंस और फॉर्मेटेड इनपुट यूजिंग एफ प्रिंट एफ फंक्शंस। बात में आ गई। आप एफ गेट यूज़ करते हैं डेटा रीड करने के लिए, एफ स्कैन एफ जो आप डेटा लेते हैं वो फॉर्मेटेड वे में है। आप डेटा डिस्प्ले करवाते हैं तो आप लिख सकते हैं जी पुट एफ पुट, और आप जब फॉर्मेटेड वे में डेटा को आउटपुट करवाने तो आप एफ पुट एफ लिख देंगे, ये एफ प्रिंट एफ भी लिख सकते हैं, यू कैन, ठीक है। स्टोरी क्लियर है। एफ गेट एफ पुट एफ स्कैन एफ एफ प्रिंट एफ, स्टोरी ऑल, ठीक है। तो ये तो, और 1 करैक्टर एट अ टाइम वो कैन रीड फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप लोगों के साथ शेयर करने थे। हेडिंग दीजिए ज़रा, रियली वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग इज़ एन अरे। अरे क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बेटा याद रखो, अरे एक डेटा स्ट्रक्चर है। क्या है ये, आपको BS वगैरह में ज़्यादा समझ आएगी कि ये डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्या है। डेटा स्ट्रक्चर असल में वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिस तरह आपका डेटा जो होता है वो मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, उस लॉजिकल प्रोसीजर्स जिसमें आपका डेटा मेमोरी के अंदर स्टोर होता है उसको हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ये जो आप लोग लिंक लिस्ट का नाम सुना है, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, क्यू, स्टैक्स, अरे, ये जो इंट, डबल, फ्लॉट, ये दे ऑल आर एक्चुअली ये प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जो BS लेवल पे पढ़ाते हैं आपको। अभी हम इसको नहीं पढ़ाएंगे, आप जब इंशाल्लाह हम वापस यूनिवर्सिटी में आएंगे तो उसमें हम आपको इसकी डिस्कशन, मज़ीद इसकी डिस्कशन करवाएंगे, क्योंकि ये प्रॉपर एक सब्जेक्ट है। लेकिन फ़िलहाल आप इसको मैं आपको आसान करके समझाऊंगा कि अरे होता क्या है। अरे जो है वो
इज़ अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशंस। आप यही समझ लें। आप कहेंगे सर नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन तो वेरिएबल भी है, बस वेरिएबल और अरे के अंदर फ़र्क क्या है? जो अरे है ये कंटीजियस प्रॉपर लगातार एक सब्सक्रिप्टेड एलिमेंट के साथ वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, बट वेरिएबल्स कैन बी एनीथिंग। नहीं समझ आई? बोर्ड पे आए। ये देखिए मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ जी, ये मार्कर रख दी जाए। मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ जी, आप लोगों के पास वो लिखा जी मैंने इंट x y p q r, ओके। इसको हम कहते हैं जी हमारी ज़ुबान में, ये तो आपको पता चल गया ना क्या है, ये डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स होगी। अच्छा मेमोरी के अंदर ये कैसे जाएंगे जी? ऐसे जाएंगे, देखिएगा ज़रा। ये आपको पता है इसकी एड्रेसेस हैं 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 एंड सो ऑन। इसकी पहली लोकेशन का नाम क्या है जी? x, दूसरी का नाम y, तीसरी का नाम p, फिर q, फिर r, ओके। अच्छा ये तो बच्चों मेरे पास 5 वेरिएबल्स थे और मुझे पता भी चल गया कि x की वैल्यू जो है वो 10 है, y की वैल्यू 15 है, p की वैल्यू 3 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगी 10 15 3 एंड सो ऑन। तो ये तो 5 वेरिएबल थे, तो मुझे इनको मेमोराइज़ करना भी इजी है और आई एम मच फेमिलियर विद दैम। मुझे ये भी पता कौन सा वेरिएबल कहाँ किस काम के लिए यूज़ हुआ है, क्योंकि ये जस्ट 5 वेरिएबल्स हैं, ओके। अगर मैं इनको कह दूं कि मुझे यहाँ पे और वेरिएबल चाहिए, यानी कि 50 वेरिएबल चाहिए, तो मुझे बताएं ये मेरे लिए पॉसिबल है? यस है, ठीक है। आप p q r s t u v w x y z लिखते जाएं, फिर a b a c a d, बस वो नाम डिफरेंट होना चाहिए, ओके। मुझे 50 चाहिए, उनकी वैल्यू भी स्टोर करनी एंड मुझे उनको मेमोरी के अंदर मेमोराइज भी करना है। मेरे लिए पॉसिबल है क्योंकि ये 50 हैं। यस दिस इज़ पॉसिबल, नो इशू। आप बड़ी आसानी से इस को डिफ़ाइन कर सकते हैं, इनको मेमोराइज भी कर सकते हैं, कि उसमें ख़ास कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। मुझे ये 500 चाहिए जी, कितने? 500। तो आप कहेंगे सर यस 500 भी डिफ़ाइन हो सकते हैं, मेमोराइज हो सकेंगे। आप कहेंगे सर थोड़ी सी कन्फ्यूजन आएगी, थोड़ा सा मसला होगा उनको याद करने में, क्योंकि 500 वेरिएबल हो गए, ओके। मैं कहता हूँ मुझे चाहिए जी 5000 वेरिएबल्स चाहिए। अब कहेंगे नहीं सर ये मुश्किल है, क्यों? क्योंकि इतने सारे नाम लिखना मुश्किल है, पहली बात, इट्स टाइम कंज्यूमिंग, एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग, इनको मेमोराइज करना और इनके साथ फेमिलियर होना, दीज आर द रियली 2 हार्ड कॉन्सेप्ट्स जिसको हम परफॉर्म नहीं कर सकते। आप कहेंगे सर ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो मुमकिन नहीं है। तो फिर हम ये जो डेटा स्ट्रक्चर है जिसको हम वेरिएबल, अब वेरिएबल की आप डेफिनेशन पढ़ते हैं, आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं जी नेम ऑफ मेमोरी लोकेशंस। मेमोरी की लोकेशन के जो नाम हैं वो वेरिएबल हैं, विच आर एक्चुअली स्टोर द डेटा, ठीक है। वो डेटा इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। तो भाई जो अरे है, अरे की डेफिनेशन भी सेम है, लेकिन अरे का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। मसलन मैं इसको, ये मैंने शुरू किया था करली ब्रैकेट से कोड, और ये मैंने करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया आपको समझाने के लिए। इसको अगर मैं इस तरह शुरू करूँ, करली ब्रैकेट, उसके बाद मैंने लिखा इंट, और इंट के बाद मैंने इसका नाम रखा जी, लेट्स सपोज मैं इसका नाम ए रख देता हूँ, ए ऑफ 5000, और ये बंद करके ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स। यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स लगानी पड़ेगी, हर एक का नाम। यहाँ आपने बात ही ख़त्म कर दी, आपने एक नाम रखा ए और उसके अंदर उसका साइज़ बता दिया। अब इसको, इन तीनों चीज़ों को मैं डिफ़ाइन कर दूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वो तीनों चीज़ें क्या हैं जी, वो देख लें ज़रा प्लीज़। इसमें जो इंट है और ए है और जो 5000 है, ये ज़रा नोट कीजिए प्लीज़। इंट जो है ये डेटा टाइप है, इट कैन बी एनीथिंग। ए जो है ये नेम ऑफ अरे है, और ये जो 5000 है ये साइज ऑफ अरे है। एंड व्हाट साइज ऑफ अरे एक्चुअली इंडिकेट, बेसिकली इसको आप कह सकते हैं ये साइज ऑफ वेरिएबल्स। लेकिन एक चीज़ और देखिए, वो ये कि जब ये मेमोरी में जाएगी, हम यही पिक्चर यहाँ लेके आते हैं। ये देखें ज़रा आप, ये क्या है जी, 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 सो ऑन, ठीक है। ये आपके पास कुछ भी हो सकते हैं, 4 9 9 9, इसमें एक ऐड करेंगे तो ये 5000 हो जाएगा, ऐसी। अच्छा, अब इसमें
अरे क्या कर रही है, अरे ऐसे करेगी, देखना ज़रा, अरे करेगी जी ए ऑफ, वो करेगी जी ए ऑफ ज़ीरो, ये हमेशा स्टार्ट कहाँ से होगा, ज़ीरो से। अगला जो होगा वो होगा ए ऑफ वन, फिर ए ऑफ टू, फिर ए ऑफ थ्री, फिर ए ऑफ फोर, फिर ए ऑफ फाइव, ए ऑफ 4999। क्या किया, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड वेरिएबल, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड वेरिएबल। बस इसके साथ आप एक वर्ड एक्स्ट्रा लगा देंगे, वो है जी सब स्क्रिप्टेड वेरिएबल्स। अब मैं इन दोनों की अगर डेफिनेशन यहाँ खड़ा होकर मैं इनका कंपैरिजन करता हूँ, देखिए ज़रा, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड वेरिएबल्स, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड अरे, नेम ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स जो उसके नाम डिफरेंट हो गए, तो क्या ए ऑफ ज़ीरो और ए ऑफ वन सेम है, डिफरेंट है, लेकिन इसमें ये वैल्यू सब्सक्रिप्ट हो रही हैं, ये वैल्यू चेंज हो रही हैं, इसीलिए इनको भी हम कहते हैं कि सब्सक्रिप्टेड की जो कॉम्बिनेशन होता है वो भी अरे होती है। अब अरे की डेफिनेशन पढ़िए बुक से, अरे जो है वो इज़ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन विच आर यूज टू स्टोर सेम टाइप ऑफ डाटा। बस ड्रॉबैक पता क्या है, जो डेटा टाइप आपने यहाँ एक बार डिफाइन कर दी, आप वही इसके अंदर उसी तरह का डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। तो भाई ये रूल इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, जिस वेरिएबल के साथ जो आपने डेटा आप पढ़ें रूल्स फॉर नेमिंग ए वेरिएबल, उसका लास्ट पॉइंट याद करें। अब वन वेरिएबल कैन बी यूज फॉर वन डेटा टाइप्स, यस, एंड वन अरे कैन बी यूज फॉर वन डेटा टाइप्स। तो अरे इज अ कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशंस, लगातार, ये नहीं है कि ए ऑफ ज़ीरो के बाद ए ऑफ 1 2 3 के बाद यहाँ पे ए ऑफ 999 आ जाएगा, नहीं, ए ऑफ 4 ही आएगा, ए ऑफ 5 ही आएगा। ये कंटीजियस, लगातार, मतवातर, कॉन्टीन्यूटी के साथ जो वैल्यूज़ हैं उनको स्टोर करते हैं, इसको हम अरे कहते हैं। अब आप देखें ना, आपका 5000 वाला जो कॉन्सेप्ट था, यहाँ अगर आप 5000 डिफरेंट नाम रखते तो आप कहाँ रुकते जाके, आपको याद ही नहीं रहना था, यहाँ आपका मसला ही हल हो गया आपने जस्ट। तो ये इतना फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से आपके प्रोग्रामर जो बड़ी आसानी से वैल्यूज़ को इनपुट करते हैं, बड़ी आसानी से वैल्यूज़ को आउटपुट करते हैं। अब अरे के साथ जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो मैं अगर आप लोगों को डिफ़ाइन कर दूं, वो कौन कौन से हैं, तो बेटा वो वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोग वेरिएबल्स के साथ पढ़ते हैं। मसलन सबसे पहले जब हम वेरिएबल पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि ये जो है ये डेटा टाइप है और ये डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल है। उसके बाद फिर हम इनको वैल्यूज़ देते हैं तो हम कहते हैं ये इनिशियलाइजेशंस ऑफ वेरिएबल्स हैं। फिर ये मेमोरी की तरफ चले जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये मतलब ये वेरिएबल मेमोरी की तरफ आते हैं तो उसको हम कहते हैं ये डिफाइनिंग ऑफ अ वेरिएबल है। फिर हम वैल्यू देते हैं तो वो इनिशियलाइज, तो डिफाइनिंग, ये डिफाइनिंग होगी। जब वैल्यूज़ आती हैं तो वो इनिशियलाइजेशन। फिर हम इनको जब इनका नाम कॉल करते हैं, इनको हम यूज़ करते हैं अपने, तो उसको हम कहते हैं ये कॉलिंग ऑफ अ वेरिएबल है। ऐसे ही ये वही सारा का सारा कॉन्सेप्ट है जो आपने ऑलरेडी इसके प्रोग्रामिंग के एक चैप्टर में पढ़ा होगा, एलिमेंट्स ऑफ सी के अंदर। ठीक है, यहाँ आ जाए। ये डिक्लेरेशन ऑफ अरे है भाई, और इसकी डिक्लेरेशन में ये तीनों चीज़ें ऑलरेडी आई डिफाइंड विद यू। ओके, उसके बाद जब ये अरे मेमोरी की तरफ चली जाती है, जब ये जस्ट वेरिएबल्स आते हैं, सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल, तो इसको हम कहते हैं ये डिफाइनिंग, DEFIN, डिफाइनिंग ऑफ अरे है। अच्छा, उसके बाद फिर आप इसके साइज़ बता देते हैं तो उसको हम कहते हैं कि जनाब इसके अंदर अब इसके वैल्यू आएंगी, जैसे ए ऑफ ज़ीरो की कोई ना कोई वैल्यू। इसके लिए आपको लूपिंग करनी पड़ती है, याद रखना, विदाउट लूपिंग आप इसको रिपीट नहीं कर सकते। जब आप इसका कोड लिखते हैं तो उसमें लूप जो होते हैं ना, वो स्ट्रक्चर्स वो आपको लगाने पड़ते हैं। ओके, तो डिफाइनिंग ऑफ अरे होगी। उसके बाद जब हम इनको कोई वैल्यू देंगे, जो भी वैल्यू होगी उसको हम कहते हैं ये इनिशियलाइजेशन ऑफ अरे है। वन टू थ्री, उसके बाद ये वैल्यू अपनी स्टोर करेगा मेमोरी में, जो भी वैल्यू, तो इनिशियलाइजेशन होगी। उसके बाद जब आप इसको कॉल करते हैं, इसके रिज़ल्ट लेके आते हैं, तो जब आप इसका लास्ट लिख रहे होते हैं ना प्रिंट एफ, उसके अंदर आप सारी लाइन लिखने के बाद यहाँ पे उसी अरे का जो भी इसमें रिज़ल्ट होते हैं वो लिख के स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाते हैं, तो इसको हम कहते हैं ये कॉलिंग ऑफ अरे है।
ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास ये जो अरे का कॉन्सेप्ट है ये भी क्लियर हुआ, ठीक है। वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन ये एज सेम एज वेरिएबल कॉन्सेप्ट है। तो अरे और वेरिएबल की डेफिनेशन, वेरिएबल्स आर द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन विच इज यूज्ड टू स्टोर द वैल्यू इनटू द मेमोरी, and array is a contiguous name of contiguous memory location which are used to store the values in the memory. Same definition of word क्या contiguous का फ़र्क है और वो किस तरह है। एक होता है सिंपल वेरिएबल, ये आप लोगों के सामने x y p q r, एक होता है बेटा दूसरा वेरिएबल विच इज़ कॉल्ड सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल्स, ठीक है। अब इनिशियलाइजेशंस के दो मेथड्स हैं, वो आप लोगों को पढ़ाए हैं, टीचर ने नहीं पढ़ाए तो सुन लीजिए। एक होती है डायरेक्ट इनिशियलाइजेशंस, एक होती है इनडायरेक्ट इनिशियलाइजेशंस। डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन में आप वेरिएबल्स को स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यूज़ बता देते हैं कि तुम्हारी वैल्यू 10 है और इसके रिजल्ट्स हमेशा सेम आएंगे, ठीक है। और इनडायरेक्ट में आप वो जो एफ पुट, एफ स्कैन एफ या स्कैन एफ या गेट या एफ गेट एनी फंक्शन जिससे आप वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आप वैल्यू पास कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास आ गया इनडायरेक्ट इनिशियलाइजेशन। डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन के रिजल्ट्स हमेशा सेम, इनडायरेक्ट इनिशियलाइजेशन के रिजल्ट्स हमेशा वेरी करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जिस तरह की इनपुट पास करेंगे उसी तरह के फिर रिजल्ट्स आप लोगों के सामने आएंगे। तो ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 फाइल हैंडलिंग, जिसमें हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा स्ट्रीम, ठीक है। स्ट्रीम एक लॉजिकल इंटरफेस है जिससे हम फाइल के साथ जुड़ जाते हैं। एफ ओपन फंक्शन से हम फाइल से एसोसिएट होते हैं। फिर स्ट्रीम की हमने टाइप्स पढ़ी, एक टेक्स्ट स्ट्रीम, एक बाइनरी स्ट्रीम्स। उसके बाद फिर हमने देखा कि फ़ाइल्स की एक्सेस मेथड्स कितने हैं, वो दो हैं। एक कौन सा सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड है, एक कौन सा रैंडम एक्सेस मेथड है। सीक्वेंशियल में आपको डेटा से उसके 5-6 पॉइंट थे, मैंने आपको मेंशन करवा दिए। रैंडम के अंदर भी 5-6 पॉइंट थे, अब वो भी क्लियर हो गए। उसके बाद फाइल्स के इंडिकेटर्स हैं, बिगिनिंग ऑफ फाइल्स है, करंट पोजीशन है, एंडिंग ऑफ फाइल है, न्यू लाइन मार्कर है, वो आप लोगों को मैंने बता दिए सारे। उसके बाद फाइल्स के ऊपर ऑपरेशंस आप कितने परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो 4 ऑपरेशंस हैं। आप फाइल को ओपन कर सकते हैं, उसको रीड राइट कर सकते हैं और फाइल को क्लोज कर सकते हैं, जो मैंने आपको 1 बाय 1 बताए। फिर उसका एक जनरल सिंटैक्स है जिसको हम फाइल का प्रोटोटाइप्स भी कहते हैं, ठीक है। वो द रूल एक्चुअली विच इज़ यूज टू ऑपरेट दैट ऑपरेशंस ऑन द फाइल्स, वो सारे के सारे ऑपरेशन आप लोगों के साथ डिस्कस हो गए। उसके बाद आप लोगों के पास जो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज़ रे कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशंस है, वो क्लियर हो गई। उसके बाद पॉइंटर क्या है, पॉइंटर आपको पता है अदर नेम ऑफ वेरिएबल्स, जो कि आपकी फाइल्स को सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर इंडिकेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, FP स्टैटिक वगैरह, ठीक है। तो ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 फाइल हैंडलिंग, ये आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट्स और आपकी यहाँ पे आपके लेक्चर जो हैं वो भी एंड हो गए। आपकी बुक भी, दोनों बुक 1 एंड बुक 2 वो भी एंड होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।